दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो आई नो एनालिसिस इज़ वेरी डिलेड बट आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड दैट आई वाजंट एबल टू सी कि 6 अक्टूबर का एनालिसिस लिखा हुआ एंड 7 का नहीं आया था। ठीक है, थोड़ा लेट आया था एंड आई वाज थिंकिंग आई वाज सपोज टू मेक 7th October analysis. So it is little bit funny and I'm really sorry for that. So they start करते हैं। पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू जीएस पेपर 2 पीएम स्वानिधि के बारे में। ठीक है, तो स्वानिधि नाम से सिद्ध होता है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम। ठीक है, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको आत्मनिर्भर बना रहा है। आज के टाइम में मोदी जी सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो स्ट्रीट वालों को क्यों छोड़ना है ना। तो फूड टैग मेजर जो स्विगी है उन्होंने बेसिकली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ मिल सके। ठीक है, ओवरव्यू क्या है इसका, वही बात है कि वो कोविड-19 से हिट हुए हैं तो उनका बिजनेस ग्रो कर सके। तो एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। ठीक है, जिसकी तरह से मतलब उनको पैसा दिया जाएगा, मतलब अफोर्डेबल लोन दिया जाएगा अप टू 10,000 टू मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, 10,000 का लोन दिया जाएगा टू 50 लाख प्लस स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने अपना जिनका काम पहले से ऑपरेशनल था बिफोर 24 मार्च 2020। ये नहीं है कि चलो यार अब से मैं ठेला लगा लेता हूँ। ठीक है, अब सरकार पैसे तो दे ही रही है 10,000 सबको, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस पहले से एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, मतलब चालू होना चाहिए। स्कीम वैलिड कब तक है, मार्च 2022 तक। सिड भी इसका टेक्निकल पार्टनर है जो वो मैनेज करेगा फंड वगैरह को। इट विल मैनेज क्रेडिट गारंटी थ्रू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो क्या होता है, कोई भी प्लान बनता है उसका एक फंड बनता है, उस फंड को मैनेज करने वाला बनता है। तो ये 10,000 का फंड है, मैनेज कौन करेगा, कौन सा फंड, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ठीक है, एंड इसको ओवरसी कौन करेगा, सिड भी। ठीक है, सो लोन कितने का मिलेगा भाई, वर्किंग कैपिटल 10,000 की। ठीक है, विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट। ऐसे नहीं है दे दिया तो दे दिया, विद इन 1 ईयर उसको आपको भरना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। अर्ली रीपेमेंट या फिर टाइमली रीपेमेंट पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, मान लो अगर 14% इंटरेस्ट मिल रहा था तो सिर्फ 7% लगेगा एंड विल बी क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट्स बेनिफिशियरी थ्रू डीबीटी ऑन 6 मंथ बेसिस। ऐसा नहीं है कि अब वो देखेंगे 6 महीने आप टाइमली पे कर रहे हो तो फिर वो आपका जो 7% इंटरेस्ट काट के मतलब 7% सब्सिडी दे के और वो आपको डीबीटी के रूप में दे देंगे आपके खाते में। ठीक है, तो अगली बार आपको फिर कम पैसे जमा करने पड़ेंगे क्योंकि वही यूज कर लोगे ना। एंड देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट, तो पेनल्टी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाला, रेडी वाला and everybody. So belonging to peri-urban and rural areas are also covered. तो ठेले वाला rural areas के भी covered है. So this is a very important thing. Then is about FATF. We have covered it 100 times. ठीक है, तो पाकिस्तान को पहले ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की गई, नहीं किया तो ग्रे लिस्ट में ही है अब फिलहाल पाकिस्तान। So 1989 का इनिशिएटिव है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। तो क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, G7 में कौन सी कंट्रीज है, G8 में कौन सी कंट्रीज और G20 में कौन सी कंट्रीज है, ये तो आपको एग्जाम में पता ही चल गया होगा। अब समझ आया, मैं आपसे पूछा करती थी भाई बताओ 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 कौन सी कंट्रीज में है, कौन से मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है। सो यू प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच विल जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल। ठीक है, ताकि टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ठीक है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने के लिए एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। सेक्रेटरीट कहाँ है इसका, OECD हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट एंड पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। इनिशियली इट वाज एस्टैब्लिश टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। से पहले किससे रिलेटेड था, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, फिर 2001 में इसका जो मैंडेट है वो टेरर फाइनेंसिंग की तरफ चला गया। ठीक है, तो इसके दो काम है जब भी आई, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक है, ताकि नेसेसरी पॉलिटिकल विल जनरेट कर सके रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, एंड 2012 में फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी इसमें ऐड कर दिया गया कि अगर कोई इस तरीके की नेशन बना रहा है तो उसको भी इसके पर्व्यू में लिया जाएगा, जैसे कि ईरान। ठीक है, ईरान को बोला न्यूक्लियर फैसिलिटीज में वो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाते हैं। सो इट इज इन दैट एंड इसमें 37 प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एक तो GCC है एंड दूसरा आप बताएंगे कौन सी है, यूरोपियन यूनियन है या कौन सी वाली है। सो इसमें 37 मेंबर्स हैं एंड इट ऑल्सो एज ऑब्जर्वर एंड एसोसिएट मेंबर्स। ये तो हर जगह होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू सेट स्टैंडर्ड एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स। ठीक है, तो रेगुलेशन भी होना चाहिए आपके यहाँ, लीगल प्रोविजंस भी होने चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, वही जो 3 चीज़ें, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग रोक सको, प्लस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी आप रेगुलेट कर सको। ये 3 चीज़ें इसका मैंडेट। तो ये कंट्रीज को लिस्ट करती है 3 कैटेगरीज में, ब्लैक लिस्ट 2 कैटेगरीज में, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। तो जब कभी आ जाए NCCTs क्या होती हैं, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। ठीक है, तो इसको ब्लैक
लिस्ट वालों को बोलते हैं, ठीक है। सो क्या है कि अपनी रिवाइज करती रहती है ब्लैक लिस्ट कंट्री को, ऐड और माइनस भी करती रहती है, ये नहीं सिर्फ ऐड ही करेगी। सो वो कंट्रीज है जो सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को। फिलहाल इसमें कौन से हैं, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड आई गेस रशिया भी है ब्लैक लिस्ट में। यू शुड कंफर्म इट, रशिया है या नहीं, ठीक है, बट नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आर डेफिनेटली इन द ब्लैक लिस्ट। Then is about grey list. Countries have considered safe haven for supporting terror funding and money laundering, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेफ हैवन्स है, ये तो सेफ हैवन्स है, ऊपर वाले तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, एंड नीचे वाले हैं सेफ हैवन्स, मतलब एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे ये इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं। कंसिडर्ड इन द ग्रे लिस्ट फेस इकोनॉमिक सैंक्शंस दिया जाएगा, ठीक है, एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस आ जाएंगे, लोन वगैरह इजीली नहीं मिलेगा IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, प्रॉब्लम्स होंगी इन गेटिंग लोन, रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरी कंट्री से इनका माल नहीं खरीदेंगे, इंटरनेशनल बॉयकॉट हो जाएगा, वन एंड ऑल। देखो यहाँ भी दे रखा है, तो आपको इसका आंसर करना ही करना है, यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। तो FATF डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, हाँ तो डेफिनेटली बाइंडिंग होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सली फिर ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। एंड कामत पैनल रिपोर्ट का देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर को एंड RBI को कि भाई स्टेप्स क्या लिए आपने कि जो केवी कामत कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, उसके लिए। वो केवी कामत कमेटी किसके लिए थी भाई, कोविड-19 पैंडेमिक था ना, जो सेक्टर्स अफेक्टेड हुए थे उनके रिगार्डिंग उनसे मांग रहे थे रिपोर्ट की, बताओ कितने अफेक्ट हुए और कैसे अफेक्ट हुए, ठीक है। सो कमेटी कब, अगस्त में सेटअप हुई, ठीक है, RBI ने बिठाई, तो केवी कामत RBI ने बिठाई ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स इम्पैक्टेड बाय कोविड-19, ठीक है, मतलब जिन लोगों ने लोन ले रखे थे उनका मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया जाए या कैसे किया जाए, वेव ऑफ करना चाहिए, तो वो उनसे रिकमेंडेशन मांग रहे थे। कमेटी वाज टास्क टू रिकमेंड द पैरामीटर्स फॉर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स, कि एक बार हम रीस्ट्रक्चर कर दें कि मान लो पहले 14% इंटरेस्ट था, ठीक है, 1 साल के लिए, तो अब हम क्या करेंगे 1.5 साल के लिए ले लेंगे पर 10% इंटरेस्ट के साथ, तो दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन। रिकमेंडेशंस क्या बोली गई है, ग्रेडेड अप्रोच टू रीस्ट्रक्चरिंग द स्ट्रेस्ड अकाउंट्स बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, कितना सीवियर किस पे इम्पैक्ट पड़ा है, बैंक को क्लासीफाई करने पड़ेंगे अपने लोन्स, तो बैंक को भी थोड़ा कॉपी पेन लेके काम करना पड़ेगा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरीज में क्लासीफाई करो। 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू गॉज द हेल्थ ऑफ सेक्टर फेसिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, तो 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, एंड देन इज अबाउट 26 sectors have been identified including auto, aviation, construction, hospitality, power, real estate, tourism. Almost every sector is affected. Applicability क्या होगी, it will committee was to scrutinize restructuring of loans above 1500 करोड़, ठीक है, रुपीज 1500 करोड़ के ऊपर के लोन को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है। The resolution under this framework is applicable only to those borrowers who have impacted, ठीक है, सिर्फ कोविड अकाउंट के लिए, जो कोविड की वजह से अफेक्टेड हुए उनके लिए है। Only those borrowers that were classified as standard and with areas less than 30 days as in March 1 2020 are eligible, ठीक है, तो जो मार्च 1 मार्च से हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली वहां से लेके जिन्होंने अफेक्टेड है, जिनका काम अफेक्टेड हुआ है, तो ओनली दोज बोरोवर्स आर कंसिडर्ड इन दिस। व्हाई आर दीज मेजर्स नेसेसरी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर डेप्थ वर्थ 15.52 लाख करोड़ स्ट्रेस में आ गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से, एंड वाइल 22 लाख करोड़ तो पहले भी था, तो टोटल मिला के देख लो कितना बनता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 37 लाख करोड़, ठीक है। तो 72% ऑफ बैंकिंग सेक्टर डेप्ट टू कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्री रिमेन्स अंडर स्ट्रेस, तो सोचो कि अगर इतना पैसा निकल गया तो क्या होगा। एंड ऑलमोस्ट 37% ऑफ द टोटल नॉन फूड बैंकिंग क्रेडिट, ठीक है, 72 इतना एंड 37 नॉन बैंकिंग क्रेडिट, बिसाइड कंपनीज इन सेक्टर सच एज रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड एंड टेक्सटाइल भी स्ट्रेस फेस कर रही हैं। एंड सेक्टर्स दैट हैव बीन अंडर स्ट्रेस प्री कोविड, NBFCs विच वी वेरी वेल नो, पावर, स्टील, रियल एस्टेट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन वर अंडर स्ट्रेस। तो केवी कामत कमेटी का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको बैंक क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एंड एप्लीकेबल करना पड़ेगा ये लोन्स को, बेसिकली रिस्ट्रक्चर करो आप, पर लोन का टाइम पीरियड 1 मार्च 2020 वाले से पहले जिन्होंने लिया उनको आपको करना पड़ेगा, एंड क्यों नेसेसरी है ये आपको ध्यान रखना है। देन इज अबाउट 2020 नोबेल प्राइजेस, 3 साइंटिस्ट शेयर प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो क्यों इनको दिया गया है भाई, अमेरिकन हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉक्टन को मिला है, ठीक है, एंड
फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो वायरस, ये जो हेपेटाइटिस बीमारी लिवर को अफेक्ट करती है, बेसिकली लिवर में सूजन आ जाती है। तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। सो ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस होता है एंड दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय हेपेटाइटिस बी ए एंड बी वायरस। तो ब्लड बॉर्न का क्या मतलब होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड खून आप में चढ़ जाए, ठीक है, या फिर कोई सुई की हेल्प से या किसी और चीज़ की हेल्प से, सो हेपेटाइटिस सी कैन हैपन एंड इट ड्यू टू दिस डिस्कवरी हाईली सेंसिटिव ब्लड टेस्ट फॉर वायरस आर नाउ अवेलेबल एंड दे हैव एसेंशियली एलिमिनेटेड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट हो जाएगा पहले ही वायरस के लिए, ठीक है। हाईली सेंसिटिव क्या होता है, कभी कभी ब्लड टेस्ट में नहीं आ पाता है, तो फटाफट उसका टेस्ट हो पाएगा एंड दिस विल एलिमिनेट मेनी पेशेंट्स विच विल आर अ पोटेंशियल, मतलब कि वो सफ़र कर सकते हैं, विच हैव अ पोटेंशियल दैट दे कैन, जैसे कि जिनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनको ना हो हेपेटाइटिस सी। देयर डिस्कवरी हैज ऑल्सो अलाउड रैपिड डेवलपमेंट। अब अगर वायरस पता चल गया है, डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, तो उसकी एंटीवायरल ड्रग भी आ जाएगी, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस सी इज अ वायरस, आई थिंक आई हैव टोल्ड इट। सो इट इज अ हेपेटाइटिस सी क्या है, लिवर डिसीजेस कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस HCV वायरस, जो अक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है। अक्यूट मतलब थोड़ी देर का, क्रॉनिक मतलब काफी लंबे समय से चल रहा है। इट इज मेजर कॉज ऑफ लिवर कैंसर। इट इज अ ब्लड बॉर्न वायरस। मेन इन्फेक्शन क्या है, एक्सपोजर टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। इवन थ्रू द निडल शेयरिंग इट कैन हैपन, सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड से ही फैल जाता है। एंटीवायरल मेडिसिन क्योर कर सकती है, कैन क्योर मोर देन 95% ऑफ द पीपल, पर हमारे पास अभी इसकी एंटीवायरल मेडिसिन तो है पर हमारे पास वैक्सीन नहीं है। बट एक्सेस टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी लो क्योंकि इट इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव। देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी। एंड टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कौन से हैं, सॉरी 5 टाइप्स है। ए बी होता है, ABCD एंड ई। ए एंड ई क्या होती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। बाकी BCD होती हैं, ये ब्लड बॉर्न ही होती हैं, ठीक है, विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। दिस आई विल पुट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप विच यू कैन सी। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी डिटेल नहीं पूछेंगे, ठीक है। अवॉर्डेड अब किनको मिला है, मैं आपको नाम बता चुकी हूँ साइंटिस्ट का। तो नोबेल प्राइज के बारे में बता रखा है कि पहले नोबेल प्राइजेस कब दिए जाते थे, 1901 में, ठीक है। पहला नोबेल प्राइजेस विमेन किसने दिया था, मैरी क्यूरी ऑब्वियसली, ठीक है। एंड गोल्ड मेडल मिलता है, प्राइज मनी ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ओवर द, मतलब ये US की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश इन्वेंटर थे, उन्होंने ही ये ऑब्वियसली डिस्कवर किया। सो दिस इज द थिंग। देन इज अबाउट 40% ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट इज टिपिंग पॉइंट टू बिकम सवाना, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट अब सवाना बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट रन बाय नासा है, उन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी, ठीक है। द फायर इन अमेजन रेन फॉरेस्ट 2019 वर अनप्रेसिडेंटेड, पहले ऐसी नहीं हुई थी एंड इट वाज रियली डेवास्टेटिंग। थाउजेंड ऑफ फायर्स हैव बीन बर्न्ड, thousand of fires had burned 7,600 square kilometer by October this year, but मतलब 2020 में ने 2019 वाली फायर्स को भी सरपास कर दिया, काफ़ी ज़्यादा इस बार फायर हुई हैं, ठीक है। एंड 2019 में बोला गया था कि 17% ऑफ अमेजन फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर कट और बर्न्ड सिंस 1970, ठीक है। एंड व्हाट आर कंसर्न्स नाउ, क्योंकि बायोमास ब्लीड्स बायोमास थ्रू द डिफॉरेस्टेशन तो है, ये ऊपर से फायर्स हो जाती हैं एंड इट हैज़ लूजेज एबिलिटी टू कैप्चर कार्बन। क्या होता है, अब पेड़ होते हैं, पेड़ की ट्री बार्क्स होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि प्लांट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, मतलब कार्बन स्टोर हो रहा है उनमें, एंड अगर वो बर्न हो गए तो वो कार्बन निकल जाएगा एंड इट विल पोटेंशियली कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट टू सेमी एरिड सवाना, मैनी रिसर्चर्स प्रेडिक्टेड दैट डिफॉरेस्टेशन इज प्रोपेलिंग द अमेजन्स। पहले तो बोल रहे थे डिफॉरेस्टेशन हो रखा है, बिफोर बियॉन्ड विच इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू सेमी एरिड सवाना, ठीक है। तो अभी रेन फॉरेस्ट से सवाना बनने वाला है। इफ द डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज पास्ट अ थ्रेशोल्ड of 20 to 25% of total deforestation, multiple positive feedback loops will spark desertification होना चालू हो जाएगा अमेजन बेसिन में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अमेजन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। तो आप सोच लो कि एक पूरे कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है ये। एंड इसमें एस्टाउंडिंग, मतलब काफ़ी ही हैरान कर देने वाली बायोडाइवर्सिटी है। ग्लोबल कार्बन बजट को बैलेंस करता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करेगा, एंड जो ग्लोबल वाटर साइकिल है, स्टेबलाइजिंग ग्लोबल क्लाइमेट एंड रेनफॉल, इन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ अमेजन देख लो, इट इज़ अ लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइजिंग ड्रेनेज बेसिन ऑफ अमेजन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे पड़ता है अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है।
एंड कंप्राइजिंग 40% ऑफ टोटल ब्राज़ील एरिया। तो पूरे ब्राज़ील का काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसका ब्राज़ील में पड़ता है, तो ब्राज़ील का 40% ऑफ एरिया ये कवर करता है। बाउंडेड बाय गुइनिया हाईलैंड टू द नॉर्थ एंड एंडीज टू द वेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर द एंडीज एंड गुइनिया। ठीक है, फ्रेंच गुइना, जहाँ से हमने ये एक बार आर्टिकल कवर किया था, फ्रेंच गुइनिया एंड इधर एंडीज एंड ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेट्यू टू द साउथ। ठीक है, जो ब्राज़ीलियन का प्लेट्यू है दिस इज टू द साउथ एंड अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ठीक है, ये पैसिफिक, ये अटलांटिक। ठीक है, इक्वेटर यहाँ से होके जाता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होके जाते हैं, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, 8 कंट्रीज बेसिन शेयर कंट्री है कौन सी? ब्राज़ील, बोलीविया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील में तो ये है ही। ठीक है, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, इक्वाडोर कोलंबिया ऊपर है। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, एंड इधर आप देख सकते हैं बोलीविया, ये वाले सारे 8 कंट्रीज कौन से? ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना एंड सूरीनेम। सो एज वेल एज फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी, फ्रेंच गुइनिया भी इसको बॉर्डर करती है। सो दिस थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बता रखा है अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय टेरी। टेरी इज एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इट्स 426 करोड़। सो फाइनली इट इज हाई टाइम, क्योंकि अब लोगों को पैसों की भाषा समझ आती है, तो ये बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम को हम इकोनॉमिक वैल्यू देंगे। ठीक है, and study was commissioned by Central Zoo Authority. So next second question is tell me about Central Zoo Authority. ठीक है, these ecosystem services constitute head of biodiversity conservation, employment generation, education, research. तो ecosystem services को basically कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कितना कार्बन एब्जॉर्ब करे, तो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इसके कितने पैसे लगते हैं, इसके कितने पैसे लगते हैं, तो सब इन्होंने मिलके बताया है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्टडी इन इंडिया, पहली इस तरीके की स्टडी हुई है। पावरफुल बेसलाइन असेसमेंट प्रोवाइड करती है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वी कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, एंड ये एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करती है। सो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है कि बेनिफिट जो पीपल डिराइव करते हैं फ्रॉम इकोसिस्टम। अब मान लो मेरे घर पे आंवला का पेड़ है, मैं उसमें से 10 आंवला रोज तोड़ के खा रही हूँ। ठीक है, पर मैं वही 10 आंवला या मान लो मैं उससे 40 आंवला तोड़ के खा रही हूँ, वो 40 आंवला मैं लेने जाऊँ तो वो मुझे करीबन 60-70 रुपए के पड़ेंगे। सो दिस इज द इकोसिस्टम सर्विस की इकोनॉमिक वैल्यू है, जबकि वो मुझे पहले फ्री के मिल रहे थे, है ना। So beside provisioning services or goods like food, wood and other raw materials, plant, animals, fungi, microorganisms provide essential regulating services. बाकी भी तो करते हैं यार, pollination करते हैं, बाकी जो organisms हैं, मक्खियाँ हो गई, दूसरी तरीके की reptiles, amphibians, तो we cannot take them for granted. अगर pollination नहीं होगी, flower नहीं होएगा, fruit नहीं produce होगा, है ना। So recreation भी provide करती है। अब देख के पेड़ को सुंदर ही लगता है, बुरा तो नहीं लगता ना। So this is the thing. So ये सर्विसेज कौन सी है? प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटरी, सपोर्टिंग एंड कल्चरल सर्विसेज, जो ये सर्विसेज इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। सो दिस थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। देन इज अबाउट युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। सो दिस इज अ कैंपेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट, एंड पॉल्यूशन कैंपेन है, नाम से समझ में आ रहा है, ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल्स कम किए जा सके। उसी तरीके की एक बॉडी है EPCA। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन अथॉरिटी। ठीक है, सो बेसिकली पॉल्यूशन की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटेड बॉडी है जो सेटअप हुई थी, एंड जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करती है दिल्ली में, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का वर्सन होता है। ठीक है, द एयर क्वालिटी द कैंपेन विल इंक्लूड इंक्रीज फॉर ग्रीन दिल्ली ऐप। ठीक है, ऐप बनाई है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ वॉर रूम टू मॉनिटर प्रोग्रेस। ठीक है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है जो फार्म्स को देंगे, ताकि जो स्टबल, एक ऑर्गेनिक टाइप का है ये सॉल्यूशन, जो हम उन पे स्टबल पे स्प्रे कर देंगे एंड वो मैन्योर बन जाएंगे। इसी तरीके के हमने एक पूसा पढ़ा था, पूसा डिकम्पोजर। ठीक है, तो पूसा डिकम्पोजर्स क्या है? एक फंगल एक टैबलेट सी बनाई जाएगी, उसको टैबलेट को जैगरी पाउडर वाटर में मिक्स करना होता है एंड वो स्प्रे कर देना होता है स्टबल पे। ठीक है, जिससे वो स्टबल मैन्योर ही बन जाएगा। ठीक है, तो पूसा डिकम्पोजर्स एंड दिल्ली का ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है भाई? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ठीक है, जो डोप फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। डोप फ्री स्पोर्ट्स क्या होते हैं? डोप क्या होता है? डोप ऐसा सामान है जो इलीगल सामान है। ठीक है, जैसे हेरोइन ले ली, ठीक है, या फिर रेड बुल पी ली बहुत ज़्यादा, इस ताकि एनर्जी आए। ठीक है, एंड दिस इज इलीगल। एक बंदे ने जिसने रेड बुल पी लिया, जिसने नहीं पी, ऑब्वियसली एनर्जी लेवल दूसरे में हाई होगा एंड उसके चांसेस ज़्यादा होंगे जीतने के। सो डोप फ्री ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, ताकि एंटी डोपिंग रूल्स बनाती है, रेगुलेट करती है डोपिंग कंट्रोल, रेगुलेट डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम एंड प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च की भाई उसके इल इफेक्ट्स भी हैं। हीरोइन स्मैक वगैरह करके आप स्पोर्ट्स तो कर लोगे, बट इट हैज़ अ लॉन्ग हेल्थ इफेक्ट्स।
देन इज अबाउट सेपी कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ठीक है। सो एपिडेमिक पैंडेमिक, सो उसके लिए ये कोलेशन है कि भाई कैसा प्रिपेयर्डनेस हो रखा है कंट्रीज का। 2017 में लॉन्च हुआ था। इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, यूरोपियन कमीशन एंड 8 कंट्रीज इसको फंड करती हैं ताकि वो स्टिमुलेट एंड एक्सेलरेट कर सके डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, जो भी डिसीजंस इमर्ज हो रही है इन्फेक्शियस डिसीजेस, ताकि वैक्सीन उनकी पहले अवेलेबल हो सके, ठीक है। So, an autonomous institute has chosen CPA as one of the global network of laboratories for centralized assessment of COVID-19 vaccine. This is not very important. Smart missile important है, देख लेते हैं. Has successfully flight tested its indigenously, पहली बात indigenously develop की supersonic missile assisted release of torpedoes. Torpedoes क्या है? शिप से रिलीज होते हैं, ठीक है, एंड दूसरी शिप को जाके वो डेवस्टेट कर देते हैं, ठीक है, अंडर वाटर ही जाते हैं, ठीक है, एंड सोनार पे वो डिटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम अ टेस्ट रेंज ऑफ ओडिशा कोस्ट. स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम. तो टॉर्पेडो सिस्टम है जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस, ठीक है. देयर इज अबाउट वायनाड कोझिकोड टनल प्रोजेक्ट लॉन्च. तो 7 किलोमीटर लॉन्ग टनल है दैट विल कनेक्ट वायनाड एंड कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, जो केरला की है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने बनाई है, ठीक है. सो होमवर्क क्या है भाई? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड माउंटेन रेंजेस इस एरिया में कोझिकोड एंड वायनाड में काफ़ी सारी है. अगर आप पॉसिबल है तो आप मुझे लिख के बता दें कॉमेंट सेक्शन में, वरना आई पोस्ट इट इन टेलीग्राम ग्रुप. देन यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेट द वर्ल्ड फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, मतलब फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर वर्ल्ड हैबिटेट डे. बताता है कि भाई स्टेट ऑफ आर टाउन्स एंड सिटीज़ किस किस तरीके की हैं, हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं या अनस्मार्ट सिटीज़ हैं. ये डे रिमाइंड करता है दैट वी ऑल हैव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेप द फ्यूचर ऑफ आवर सिटीज़ एंड टाउन्स, ठीक है. वर्ल्ड हैबिटेट डे 1985 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के थ्रू सेलिब्रेट किया गया था 1986 में. 2020 की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ठीक है. तो ये हमारी इंडिया की थीम है. सो दिस थिंग्स थोड़ा बहुत याद कर लेना. वर्ल्ड हैबिटेट डे इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. एडजुवेंट क्या होता है? एक फार्माकोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है दैट इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ अ वैक्सीन. एक वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स की, एक वैक्सीन बेहतर तरीके से काम करे उसमें मदद करता है. ये आप वैक्सीन में ऐड कर सकते हो टू बूस्ट इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज, की भाई और प्रोड्यूस कर एंड लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी, ठीक है. सो अगर आपको क्लियर नहीं है इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल रिपीट इट इन द अनदर वीडियो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ. चलो मैं बता ही देती हूँ आपको. देखो इम्यूनिटी क्या होती है? रोग से लड़ने की शक्ति होती है, ठीक है. तो क्या होता है जब हमें मान लो कोई वायरस है, वायरस के ऊपर क्या होते हैं? इस तरीके से एंटीजन्स होते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से एंटीजन होते हैं कोई भी वायरस के अंदर. जैसे कोरोना वायरस के हैं, ये जो कोरोना है, ये जो ऊपर स्पाइक्स है वो एंटीजन्स है. ये आएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है, एंड ये सेल्स पे अटैक करेंगे, ठीक है. सेल्स पे अटैक करेंगे, सेल पे अटैक किया तो ये जो एंटीजन है ना, तो ये इस तरीके से सेल के बाहर आ जाएगा. सेल को डिवास्टेट कर दिया तो ये पूरा सेल क्या बन गया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया तो एंटीबॉडीज आएंगी दूर दूर से भाग भाग के, अरे हमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दिख गया, और वो भाग भाग के इस पे अटैक करेंगी, इसे इनगल्फ कर लेंगी, और इससे क्या है? हमारी इम्यूनिटी बन जाती है, क्योंकि वो एंटीबॉडी ऐसी होती है, इसको याद रहता है, अरे वो आया था ना, उसको फिर से आने दो, फिर से मैं देख लूंगी. सो दैट इज द बेसिक फंडा. देन इज अबाउट डेयरिंग सिटीज कॉन्फ्रेंस. जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उनको बुलाया गया है ताकि ये कॉन्फ्रेंस इसलिए, ताकि जो स्टेप्स टेकन है बाय द नेशनल कैपिटल दिल्ली रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इशूज़, कैसी वो सिटीज़ प्रिपेयर कर रही हैं. एंड इट इज़ अ ग्लोबल फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर अर्बन लीडर्स टैकलिंग क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है, जो कोविड-19 से रिलेटेड भी है कि भाई कैसे आप क्लाइमेट इमरजेंसी को टैकल कर रहे हो. एंड होस्ट किसने की थी? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, विद द सपोर्ट ऑफ जर्मन गवर्नमेंट. So this is the thing, Daring Cities Conference. So this was it for today's discussion. I hope you like it and do answer in the comment section below.